हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। क्या हाल है जी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग आपके लिए मैंने आपके लिए बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट और सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ सोशल साइंस का, ठीक है ना। तो जैसे कि आपके वो यहाँ पे डेली क्लास 10th का, सोशल का, साइंस का, हर एक सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस टाइम अवेलेबल होता है। तो आप लोग जरूर इस टाइम लाइव आया करो और देखा करो, ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे लाया हूँ, ठीक है ना। जो इंग्लिश वाले बच्चे होंगे तो इंग्लिश में नोट कर लेंगे, हिंदी वाले बच्चे समझेंगे ध्यान से। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्यादा नहीं, 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसके बाद मैं आपको लिए एक होमवर्क भी दिया हूं, उस होमवर्क को आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, जल संकट से आप क्या समझते हैं? देखिए बहुत अच्छा सवाल है जी, एग्जाम में पूछने वाला सवाल है, पूछा गया सवाल है कि जल संकट से आप क्या समझते हैं। देखिए, एक क्षेत्र के अंतर्गत जल उपयोग की मांगों को पूरा करने हेतु उपलब्ध जल संसाधनों की कमी हो को ही जल संकट कहते हैं। मतलब समझे, अगर एक क्षेत्र में, किसी एक क्षेत्र में के अंतर्गत जल उपयोगी की मांगों को पूरा करने हेतु उपलब्ध जल संसाधनों की कमी को ही क्या बोलते हैं? जल संकट। मतलब ये हुआ कि अगर एगो एरिया है, एगो क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में जितने सारे लोग रह रहे हैं उनको जल उपलब्ध कराना है। अगर वो संसाधन, जल की संसाधन कमी अगर आती है, ठीक है ना, अगर जल संसाधन की कमी आती है, लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाता है, ठीक है ना, तो उसको, उस संकट को बोलते हैं क्या? जल संकट कहते हैं। उपयोग की मांगों को पूरा करना मतलब अगर इस क्षेत्र में जितने सारे लोग हैं उन लोगों को जो उपयोग हो रहा है ना, जो जल के अगर उपयोगी, जैसे खाना बनाना है, नहाना धोना, कपड़ा धोना, ये सब अगर जल नहीं मिल पा रहा उसको, तो बोलेंगे जल संकट। क्योंकि ये सब प्राथमिक काम है। अगर नदी में पानी सूख गया तो उसको जल संकट नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हमको पानी पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, कपड़ा धोने के लिए पानी नहीं मिल रहा, ठीक है, नहाने के लिए पानी नहीं मिल रहा, तो उसको बोलेंगे जल संकट। विश्व के सभी महाद्वीपों में रहने वाले लगभग 2.8 बिलियन लोग प्रत्येक वर्ष कम से कम 1 महीने जल संकट से प्रभावित होते हैं। मतलब अगर एवरेज निकाला गया कि पूरे दुनिया में जितने सारे महाद्वीप है उन सभी देखा गया 2.8 बिलियन लोग प्रत्येक वर्ष कम से कम 1 महीने जल संकट से प्रभावित होते हैं। लगभग 1.2 बिलियन से अधिक लोगों के पास पीने हेतु स्वच्छ जल की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। तो हम लोग तो बहुत खुशनसीब है कि हमारे पास स्वच्छ जल है, पीने के लायक जल है। लेकिन बहुत सारे ऐसी जगह, जैसे आपने पढ़ा होगा, है ना, बोलीविया देश का नाम पढ़ा होगा आपने, कि वहां जल संकट भी आ गया था। तो बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पे पानी पीने के लिए नहीं है, बल्कि वहां पानी लेना पड़ता, पानी खरीदना पड़ता है। स्वच्छ पानी पीने के लिए नहीं है। हमारे पास स्वच्छ पानी, हैंडपंप चलाते हैं, तुरंत स्वच्छ पानी निकल जाता है कि नहीं। लेकिन बड़े बड़े शहरों में देखिए तो पानी वहां पे आता है, टैंक से आता है, और वो खरीदते हैं तब पीते हैं। पीने के लिए स्पेशल पानी उसको लेना पड़ता है, ठीक है ना। ऐसे तो पानी मिल जाता है नल से, लेकिन पीने के लिए स्वच्छ जल, और हमारे पास तो पीने के लिए बहुत सारा पानी उपलब्ध है, हैंडपंप चलाते हैं, तुरंत पानी आ जाता है। तो 1.2 बिलियन से अधिक लोग हैं जो पीने के लिए पानी जो है के लिए मतलब उपलब्ध, स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो यही सब कमी अगर लोगों के पास हो रहा तो क्या बोलेंगे? जल संकट बोलेंगे। इंग्लिश में यहाँ पे मैंने दे दिया है, नोट डाउन कर लीजिएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग बोलते हैं सर याद नहीं होता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझना पड़ता है, पहले समझिए, और उसको जितना तरीके से आप एक्सप्लेन करना होता है कम एक्सप्लेन कीजिए, अपने मन से कीजिए, उसकी बातों को बढ़ा चढ़ के कीजिए, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, सूचना के अधिकार आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या है? मानते हैं कि मेरे को ये पता नहीं था पहले, सपोज दैट आपको, आप तरह हम मानते हैं कि मानते सूचना का अधिकार क्या होता है, हमको नहीं पता, कुछ नहीं पता है, आप पढ़ते हैं, समझते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य, मूल मतलब मुख्य उद्देश्य, मेन उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, मतलब सशक्त मतलब पावरफुल बनाना। सरकार के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना। जो सरकार काम करती है उसे पारदर्शिता हो, पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंट हो, सच्चाई के साथ काम करे। सरकार के अंदर जो भी नेता हो या टीचर हो, कोई भी काम करने वाला कर्मी हो, वो पारदर्शिता से काम करे, भ्रष्टाचार ना हो। उत्तरदायी को बढ़ावा दे, उत्तरदायित्व को बढ़ावा दे, रिस्पॉन्सिबल बने, जिम्मेदार बने। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना, यानी कि भ्रष्टाचार को क्या करना? कंट्रोल करना। और वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतंत्र के लोगों के लिए कामयाब बनाना। तो यही सब इसी यह कानून नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के लिए एक बड़ा कदम है। देखिए, तो सूचना का अधिकार आंदोलन समझ में आया कुछ, कि सूचना का अधिकार आंदोलन क्यों है? ये सूचना का अधिकार है, हर एक नागरिक के पास एक अधिकार है कि वो जो है सूचना दे सकता है। अगर कोई भी नागरिक, कोई भी सरकारी कर्मी पारदर्शिता से काम नहीं कर रहा, अगर सही से काम नहीं कर रहा है ना, भ्रष्टाचार कर रहा, अपना जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, भ्रष्टाचार कर रहा, ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? वो कंप्लेन कर सकते हैं। और जब कंप्लेन करेंगे तो फिर वो, जब 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 क्या बोलते, खुले आम, जैसे कोई आदमी गलत काम कर रहा,
उसको हम ये कर देंगे, वायरल कर देंगे, तो जाहिर सी बात शर्मसार होगा वो, 10 गो लोग उसको बोलेगा तो काम करेगा, है ना, पारदर्शिता आएगा। कानून नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के लिए बड़ा कदम है। अब अगर सरकार भी गलत काम कर रही है, सरकार भी गरीबों को नहीं देख रही है, या तो गरीब को हेल्प, या तो जो भी काम है ना वो नहीं कर रही है, तो नागरिक क्या कर सकता है, सूचना के अधिकार अधिनियम के अकॉर्डिंग उस इंफॉर्मेशन दे सकता है, और वो जो है लोगों के सामने जो है जाहिर कर सकता है। तो इससे होगा क्या, सरकार अपना काम खुद करेगी। तो सूचना का अधिकार अधिनियम आने से एक फायदा ये हुआ कि नागरिक सशक्त बन गया, है ना। जैसे जो काम नागरिक होना वो सही होगा। कोई भी सरकारी कर्मी हो तो कर्मी जो है फुलफिल तरीके से काम कर रहा। कोई टीचर, माने कि सर स्कूल में टीचर है और वो पढ़ाने के लिए जाता है, अगर वो पढ़ाने जाता है और वो सही से नहीं पढ़ाता, या तो जाता है लेट से जाता है या अपसेंट करता है, तो हम उसकी सूचना करेंगे। उसके ऊपर वाले जो अधिकारी हैं, वो जो अपने सूचना विभाग होता है ना, हर एक जिला में होता है, वहां जाके इन्फॉर्मेशन करते हैं, सूचना दे दिया, राइट टू आरटीआई कर दिया, है ना। तो आरटीआई करते, अब ऊपर वाला अधिकारी उसको बुलाएगा, पूछेगा, तो वो परेशान होगा ना बेचारा, तो कल से सुधर जाएगा कि हाँ भाई अब ऐसे नहीं करेंगे, हम जाएंगे डेली, जिम्मेदार बनेगा, भ्रष्ट नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं फैलेगा, ठीक है ना। तो ये सरकार भी और सरकार के अलावा जो भी आदमी सब इस पे जो है अच्छे तरीके से काम करेगा, भ्रष्टाचार नहीं फैलेगा। इसलिए सूचना का अधिकार आंदोलन होना बहुत जरूरी था, और आंदोलन कामयाब भी हुआ, पास भी हुआ और लागू भी हो चुका है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं। तो ये सवाल था, सूचना का अधिकार अधिनियम से क्या समझते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट, है ना। आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं, आर्थिक मतलब होता है जी पैसा, समझो पैसा का विकास करना। आर्थिक मतलब आर्थिक में बहुत कुछ आ जाएगा, जिससे वैसा काम जिससे पैसा अर्निंग किया जा सकता है, अगर उसका विकास करते तो उसका क्या मतलब है। देखिए, आर्थिक विकास का अर्थ उस प्रक्रिया से है, कौन, उस प्रक्रिया मतलब उस काम से है जिसके परिणाम स्वरूप, यानी कि जिसके कारण बोल सकते हैं, या जिसकी वजह से देश के समस्त उत्पादन, समस्त मतलब सभी, देश के सभी उत्पादन संसाधनों का कुशलता पूर्वक दोहन होता है ना। क्या वो समझ में आया, मतलब जितने देश के जितने सारे संसाधन है, कुशलता पूर्वक जो है दोहन होता है, अच्छे तरीके से उसका यूज होता है, जितने तरीके से उसका यूज होता है, जितने प्रकार के संसाधन है हमारे देश में, साथ ही साथ राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालीन वृद्धि होती है, तथा जीवन स्तर एवं मानव विकास सूचकांक में सुधार की स्थिति उत्पन्न होती है। तो जब आर्थिक विकास होगा, एक ऐसा काम, अब आर्थिक विकास में वैसा काम होता है जिसमें देश के जितने सारे संसाधन हैं, और वो संसाधन अगर कुशलता पूर्वक अगर दोहन हो रहा, कुशलता पूर्वक उस पर काम किया जा रहा, जैसे कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री का निर्माण कर दिया, और इस निर्माण में सभी आदमी मन से काम कर रहा, जब मन से काम कर रहा तो फैक्ट्री का इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो टैक्स भी देगा फैक्ट्री, है ना। लोगों को अर्निंग भी होगा ज्यादा, लोगों को सैलरी भी ज्यादा बढ़ेगा, है कि नहीं, डिमांड भी बढ़ेगा। तो ही बोला जा रहा कि उत्पादन के साधनों का कुशलता पूर्वक दोहन होगा, मतलब ज्यादा ज्यादा यूज किया जाएगा। अब जब ऐसा काम होगा तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगा, है ना। इसके साथ जीवन स्तर भी बढ़ेगा। जीवन स्तर मतलब समझे, जैसे कोई आदमी जीने का है 60 साल, कोई 50-40 साल में मर जाएगा, क्यों, क्योंकि उस वो जब बीमार पड़ा तो उसके पास पैसा नहीं कि इलाज कराए। अब वो जब कमाएगा तो पैसा आएगा, इलाज कराएगा अच्छे तरीके से अच्छा डॉक्टर का इलाज कराएगा, तो बचेगा तो कम से कम 40 साल में मरने वाला तो 60 साल में मरेगा वो। तो जीवन स्तर बढ़ा कि नहीं, जीवन स्तर बढ़ेगा। मानव विकास सूचकांक में सुधार भी आएगा, एचडीआई जो होता है ना, उसके सुधार भी आएगा, ये सब होने के बाद। तो यही आर्थिक विकास का यही मतलब है कि लोग जितना ज्यादा काम कर सके, जिससे पैसा कमा सके। अब लोग पैसा कमाएगा तो हर कुछ होगा, पैसा कमाएगा, टैक्स देगा, राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, उसका जीवन जीने का तरीका बदलेगा, हमारा देश भी विकास करेगा, यही मतलब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए इंग्लिश वाला है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। हरित क्रांति से क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट समझिए। 1960 के दशक में पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में एक क्रांति हुई थी, जिसे हरित क्रांति कहते हैं। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि हरित क्रांति से क्या समझते हैं, तो 1960 क्या बोलेंगे, 1960 के दशक में, 1960 के टाइम में, 1960 के दशक मतलब हुआ 1960 से लेकर 1969 तक, इसके बीच में किसी टाइम 65, 64, 63 जो भी है, ठीक है ना। तो इसके दशक में पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आई थी, मतलब बहुत ज्यादा फसल हुआ था, बहुत ज्यादा फसल हुआ था, उसको बोलते हैं हरित क्रांति। और इसमें बोल आप लिख सकते हैं कि इस क्रांति में, इस हरित क्रांति में सबसे ज्यादा गेहूं फसल का उत्पादन हुआ था, है ना। इसने भारत को कृषि के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया था, मतलब उस समय 1960 के दशक में भारत जो है कृषि के मामले में आत्मनिर्भर बन गया था। अब भारत किसी देश से नहीं खरीदता था अनाज, अब खुद अनाज दूसरा देश को भेजता था।
सर्व इतनी इतनी सर्वाधिक उपज गेहूं की हुई थी और पंजाब में ज्यादा हुई थी। इस क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। जनक मतलब उसका समझो नेतृत्व करने वाला, है ना, कुछ ऐसा नियम देने वाला, कुछ ऐसा लॉजिक बताने वाला, कुछ ऐसे आइडिया बताने वाला जिसकी वजह से फसलों को ज्यादा उत्पादन हो सके, अच्छे तरीके से बीज उत्पाद यूज करना, है ना, फसल को अच्छे तरीके से देखरेख करना, पानी उसमें सही ढंग से देना, ठीक है ना। तो ये सब जो है ना, इसका जनक बोला गया, एम एस स्वामीनाथन को बोला गया। तो सवाल पूछेगा हरित क्रांति के जनक कौन थे भारत में? एम एस स्वामीनाथन। इसमें उत्तम बीजों एवं खाद का प्रयोग किया गया था, है ना, तो इसीलिए जो है फसल का ज्यादा उत्पादन होता है। समझ में आ गया? हरित क्रांति किसे कहते हैं? इसको नोट कर लीजिएगा अगर आपको याद नहीं होगा तो, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इंग्लिश वाला भी देखिए सवाल यहाँ पे। अब आपके माइंड में एक सवाल आता है, सर पता नहीं सवाल आएगा कि नहीं आएगा, नोट करे कि नहीं करे। देखो आएगा कि नहीं आएगा वो बात की बात है, लेकिन आप अगर मेहनत नहीं करें वो सबसे बड़ी बात है, सबसे बुरी बात है ना, सबसे बड़ी बुरी बात है। आप ये सोच के मत याद करो कि ये सवाल आएगा कि नहीं आएगा। अभी तो भविष्यवाणी नहीं कर सकते ना, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे हैं और आपके एग्जाम में 100 को सवाल आएगा, 100 नंबर का सवाल आएगा, इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा। आप नॉलेज के लिए पढ़ो, एग्जाम के लिए मत पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ो। नॉलेज के लिए पढ़ोगे, आपको जानना कि ये सवाल हमको पढ़ना है, तो नॉलेज जानो, इससे कैसे मुझे नॉलेज मिलेगा। अब नॉलेज के लिए पढ़ते हो ना, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हो। इसलिए दिमाग में याद करने के लिए मत करो, बल्कि सोचो कि हमको कैसे नॉलेज हासिल करना है। इससे होगा क्या, आपके दिमाग में याद हो जाएगा, बात समझ में आएगी। देखिए भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में जानते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। भूमंडलीकरण के भारत का व्यापक प्रभाव पड़ा। जब भूमंडलीकरण हुआ था, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, तो ये भारत पे बहुत ही ज्यादा असर पड़ा था, बहुत ज्यादा व्यापक प्रभाव पड़ा, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। 1991 ईस्वी में आर्थिक नीति की घोषणा के बाद, देखो भारत में आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? इकोनॉमिक क्या होते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, NEP। ये एक तो लेनिन ने भी किया था 1921 में, लेकिन ये भारत में है। तो सवाल आता है कि भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? 1991 में। डेट याद कीजिएगा, भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? 1991 में। तो नई आर्थिक नीति की घोषणा के बाद भारत में पूंजी निवेश और व्यापार में काफी इजाफा हुआ। जब ऐसा घोषणा हुआ तो पूंजी निवेश होना शुरू हो गया, है ना, व्यापार में काफी इजाफा हुआ, काफी बढ़ोतरी हुई। पूंजी निवेश के कारण देश में आर्थिक विकास की गति बढ़ गई। अब जैसे पूंजी निवेश होना शुरू हुआ तो आर्थिक विकास बढ़ने लगा, पैसा ज्यादा आने लगा लोगों के पास, कमाने लगा लोग, भारत की आर्थिक विकास बढ़ने लगा। भूमंडलीकरण के कारण देश में सेवा क्षेत्र का काफी तीव्र हुआ। अब जैसे भूमंडलीकरण हुआ, नए प्रकार का मशीन आविष्कार हुआ, या तो कुछ ऐसा काम हुआ, बिजनेस खुला, तो सेवा क्षेत्र बढ़ गया। सेवा क्षेत्र मतलब जैसे कि वाहन बढ़ गया, काम बढ़ गया, लोग का जैसे बैंकिंग सेवा बढ़ना शुरू हो गया। बहुत कुछ सेवा में बहुत कुछ आता है, बैंक सेवा, परिवहन सेवा। अब जैसे कि मान ली यहाँ पे एक, मान ली यहाँ पे गांव है और यहाँ पे फैक्ट्री है, एक बड़ा फैक्ट्री मैंने खोल दिया। अब यहाँ से लोग तो जाएंगे ना काम करने के लिए यहाँ पे, तो अब इसको जाने के लिए कुछ लोग पैदल मारेंगे, है ना, क्योंकि कंजूस लोग, या तो कुछ लोग के पास पैसा नहीं तो पैदल मारेंगे, और कुछ लोग एकदम नवाब की तरह जाएंगे रिक्शा बैठ के, कुछ लोग बाइक से जाएंगे, तो बाइक से जाएंगे तो पेट्रोल भराएगा, है ना, कुछ रिक्शा जाएगा तो रिक्शा का किराया भाड़ा लगेगा। तो ये सब होने की वजह से क्या होता है, यही सब तो होने की वजह से होता है कि सेवा क्षेत्र बढ़ जाता है। अब जब आर्थिक विकास बढ़ेगा, देखिए जिसके पास पैसा ज्यादा होता है ना, तब जाके बैंक में पैसा जमा करेगा, अलग अलग जाकर घूमेगा जाके, है ना, वही बोलता है जीविकोपार्जन में कई नई क्षेत्र खुले। अब जैसे ही सेवा क्षेत्र काफी वृद्धि हुआ तो जीवन जीने का तरीका बदल गया। कुछ लोग बैंकिंग में पैसा जमा कर रहा है, कुछ LIC करवा रहा, है ना, कुछ संचार टीवी खरीद रहा, कोई रेडियो खरीद रहा, है ना, व्यापार बिजनेस कर रहा। ये कब हो रहा? जब भूमंडलीकरण हुआ तब। अब पैसा जब आने लगा, पैसा लोगों के पास, तब बोलते ना पैसा आता तो बुद्धि भी आता है। तो पैसा आया तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत, सॉरी अंतर्गत गलती लिखा हुआ, अंतर्गत बैंकिंग, बीमा, संचार, व्यापार आदि क्षेत्र में का भारत आज विश्व का अग्रणी देश हो गया है। आज भारतीय कंपनी विश्व स्तर पर अपना दबदबा कायम कर रही है। भारत की बहुत सारी कंपनी जो विश्व स्तर पर काम करती है, जैसे टाटा बहुत बड़ी कंपनी है, जो लगभग 50 से ज्यादा देशों में टाटा की ब्रांच है। वैश्विक स्तर पर भारत के लिए रोजगार के नए नए अवसर भी खुल गए। अब जैसे देखा कि भारत भी बहुत तरक्की करने लगा, तो क्या हुआ, वर्ल्ड लेवल पर भारत के लोग अब जाकर वहां जाकर नौकरी कर रहे हैं। अब वहां से जाकर नौकरी करते हैं तो भारत को भी बेनिफिट होता है, भारत को बेनिफिट होता है, उससे टैक्स लेते हैं ना, कि हमारे आदमी इतना इतना, हमारे आदमी गए भारत, भारत से गए हमारे आदमी पाकिस्तान, सॉरी पाकिस्तान तो नहीं जाएगा, भारत से गए सऊदी अरब या तो अमेरिका गए, तो उस अमेरिका वाले को उस आदमी के बदले उसका टैक्स भी देना पड़ेगा उसको, है ना, जो सैलरी आएगा सैलरी भी कटेगा, तो भारत को बेनिफिट हो रहा। ठीक है जी। अब ये आपका इंग्लिश वाला है। आई थिंक अब आपको भूमंडलीकरण समझ में आ गया अच्छी तरीके से। तो आपको इतनी सारी बातों को एक्सप्लेन करना है और खुद से इसको समा कर लिखना है, तब जाके आपका बिल्कुल सही हो पाएगा। आप सोचेगा सेम टू सेम लाइन को रट जाए, इम्पॉसिबल, कभी याद नहीं होने वाला। और आपके लिए एक होमवर्क में दे रहा हूँ,
दल बदल कानून क्या है, ये मैंने आपको बहुत बार बताया है। आप इसका होमवर्क के नीचे कमेंट करेंगे, इस होमवर्क को कमेंट करते हो। देखते हैं किसको किसको याद था। अगर आपको याद थोड़ा में भी है तो पहले एक बार याद कर लीजिए, तो एक बार कमेंट कीजिए, ठीक है ना। तो आई वुड लाइक टू कमेंट टू यू डैट कमेंट दिस क्वेश्चन कि भूमंडलीय दल बदल कानून क्या है। कम से कम तो 50 शब्द में कमेंट करना है, कम से कम 50 शब्दों में। ओके, डेट्स ऑल। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हुई होगी और आपको ज्यादा पसंद भी आया होगा और आपको याद भी हो गया होगा, है कि नहीं। नीचे कमेंट करेंगे मेरी बताने का जो तरीका है, मैंने जो आपको बताया है कैसे लगा, आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। और इसका आंसर तो हर हाल में आप कमेंट करना, हर हाल में इसका आंसर कमेंट करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।